कंचन कलाकारी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा। आज फिर एक नया शुक्रवार है और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नए संवाद के साथ। आप सब जानते हैं कि कोविड का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, चीजें रिलैक्स हो रही हैं, वैक्सीनेशन जोरों पे है और धीरे धीरे बाजार भी खुल रहे हैं। लोगों को अब बाहर घूमने का बहुत मन है, बाहर खरीदारी का बहुत मन है, रेस्टोरेंट्स में जाकर के अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ खाने का, फूड ऑर्डर करने का बहुत अब मन करता जा रहा है। और लोग लालायित थे कि जैसे धीरे धीरे बाजार खुले और मॉल्स खुले तो लोग बाहर जाएं और अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो मैं ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जिनका फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री से बहुत गहरा नाता है। तो ऐसे में हम मिलते हैं आज अनुराग कटरिया से। तो स्वागत है अनुराग आपका। नमस्कार शिप्रा जी, नमस्कार धन्यवाद मुझे अनुराग, बुलाने कैसे? के लिए। थैंक यू। अनुराग, आपको देख के लग रहा है कि महीनों से जब रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं तो आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको कितनी राहत अब लग रही है, इंडस्ट्री फिर से रीओपन हो गई है तो? देखिए, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो इंडस्ट्री रीओपन होने की जहां तक बात है, ये इसमें पूरा खुलने में वक्त लगेगा। पर ये भी एक सत्य बात है कि अब जो भी ओपनिंग्स होंगी वो कैलिब्रेटेड होंगी। एक बार सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। और उस लिहाज से मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि जो मेरे रेस्टोरेंट जो महज एक डिलीवरी किचन बन के रह गए थे, अब कम से कम दोबारा रेस्टोरेंट है, उसमें थोड़ी रौनक आ रही है, लोग आ रहे हैं और इसी के लिए हम जीते हैं। तो खुशी तो वाकई बहुत है और आशा करता हूं कि अब लोग भी धीरे धीरे वैक्सीनेशन करवाने के बाद अपने डर को दूर करेंगे और वापस रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू करेंगे। Nice. क्योंकि होटल्स का नाम सुन के, रेस्टोरेंट्स का फिर से नाम याद करके ऐसा लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं, हम धीरे धीरे बाहर जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ शिप्रा जी, भारत में ना रेस्टोरेंट में जाना सिर्फ पेट भरने के लिए कोई नहीं जाता है। वो जी। हमारे लिए एक ओकेजन होता है, एक उपलक्ष्य होता है सेलिब्रेट करने का। चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, काम में कुछ तरक्की मिली हो, कोई पर्सनल लाइफ में किसी एक अच्छे मुकाम पे आए, तो हम क्या करते हैं? पहली चीज, चलो कहीं पार्टी करते हैं, चलो कहीं खाना खाने बाहर जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान में खाना खाना एक मजबूरी नहीं है। यहाँ हम आज भी घर के खाने को बड़ी तरजीह देते हैं। जब हम खाना खाने बाहर जाते हैं तो एक तरह से आप यूं समझिए हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वाकई हमें खुशी है कि हम उस सेलिब्रेशन का एक अभिन्न अंग होते हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी ही लोग वापस आएंगे सेलिब्रेट करने। करेक्ट। अनुराग, आपका जो जुड़ाव है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री से है। तो एक बड़ा दिल को छूने वाला क्वेश्चन आपके लिए है कि आप घर में भी खुद कुछ कैटर करते हैं या घर के लोगों से सिर्फ हॉस्पिटैलिटी का मजा लेते हैं? नहीं नहीं भाई, इस लॉकडाउन ने तो सारे समीकरण बदल दिए हैं। मैंने पहले लॉकडाउन में पहले 6 महीने हर एक दिन डिनर बनाया। मैं आज भी बनाता हूँ, मुझे अब इनफैक्ट अब मजा आने लग गया है। जब देखिए, सबसे बड़ा आपको जो क्या बोलिएगा मोटिवेशन मिलता है वो कैसे मिलता है? तारीफ। और तारीफ अगर घर वाले करें तो उससे बेहतर क्या बात हो सकती है? तो नहीं, मैं तो बिल्कुल घर में खाना भी बनाता हूँ, लोगों को खिलाता भी हूँ और उसमें मुझे मुझे बड़ा मजा भी आता है। तो नहीं, मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ जो सिर्फ बाहर अपने रेस्टोरेंट में लोगों को आमंत्रित करते हैं। मैं घर पे भी कुकिंग करना पसंद करता हूँ। और आपकी फेवरेट डिशेस में सबसे पहले आप किसको क्या रखते हैं, वेज, नॉन वेज और समथिंग एल्स? अब हूँ तो नॉन वेजिटेरियन, इसलिए नॉन वेज ही सबसे पहले होता है। मेरी अगर पर्सनल तौर पे मेरी पसंद जो है वो मटन से शुरू होती है। पर घर में आप जानते हैं आजकल सारे डिसीजन बच्चों के लिहाज से लिए जाते हैं और आज के बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं चिकन खाना। तो हम भी उसके साथ ही चलते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके साथ साथ चिकन भी खाते हैं। पर वैसी कोई बात नहीं है मेरे घर में, मतलब खाने पीने के मामले में हर खाना चलता है और ज्यादातर नॉन वेज। आई एग्री। अच्छा अनुराग, इस पूरे कोविड में हमने देखा था कि रेस्टोरेंट कर्मियों की हालत काफी खराब हो गई थी।
तो ऐसे में इंडस्ट्री ने उनको कैसे सपोर्ट किया? देखिए, ये तो बात है। मैं आपको पता नहीं, शायद मालूम है कि नहीं, मैं फिलहाल नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी हूँ, जी। और उस नाते काफी सारी चीजों से बहुत करीब से मैंने देखा है। तो हमने देखिए अपने तरफ से काफी सारी कोशिशें करी, और एक जो सबसे मेरा जो मैं बड़ा खुश हूँ जिस बात से, वो ये था कि पहले लॉकडाउन में हमने अपने उन रेस्टोरेंट कर्मियों को जिन्होंने नौकरियां खो दी थी, हम्म। वैसे हमने कर्मियों के घर में राशन, वो भी 25 लाख टाइम भोजन का राशन हमने मुफ्त में मुहैया कराया। इसके अलावा हमने थोड़े कैश ट्रांसफर्स भी किए टू बार स्टाफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और अलग अलग समय में हमने हर तरह से मदद करी। इसके अलावा हमने हमने सरकार के साथ काफी बातें करी। तो आपने वो स्कीम सुनी होगी कि आप प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ कर सकते हैं, ईएसआईसी ने आपको सर्टन पैसे दिए अगर आप ईएसआईसी से। इसके लिए बड़ी ही पुरजोर लॉबिंग हम लोगों ने करी थी, और उसका फल मिला, उसका फायदा हमारे रेस्टोरेंट कर्मियों को मिला। क्योंकि देखिए, कोविड में दो चीजें हैं, हर कोई बात करता है कि कैसे जाने जा रही हैं, और हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कैसे रेस्टोरेंट बर्बाद हो रहे हैं, कि बंद पड़े हुए हैं। पर इन सब के बीच में एक बड़ी अहम बात रह जाती है, वो है ह्यूमन प्रॉब्लम। हमारी इंडस्ट्री में हम कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, डायरेक्ट रोजगार, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। रेस्टोरेंट। और अब आप सोचिए, उसमें अगर नौकरियां जाने लग जाएं, हम 7.7 मिलियन पीपल, 77 लाख लोगों को सीधा रोजगार देते हैं इस इंडस्ट्री में। और अगर आप सोच लीजिए 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए, और बाकी लोग कम कैपेसिटी पे लिमिटेड समय के लिए चला रहे हैं, तो फिर इसका अर्थ अगर ये निकला कि 40% लोगों की नौकरियां गई, तो इसका अर्थ है तकरीबन 30 लाख लोगों की, 32 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। और इस पहलू पे कोई बहुत गौर से नहीं देख रहा है। ये एक बहुत जेन्युइन ह्यूमन प्रॉब्लम है, जो कि अगर अब नहीं सुलझी तो शायद बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम भी बन जाएगी, सोशल प्रॉब्लम बन जाएगी। तो हमने अपनी तरफ से जो भी बन पड़ा जरूर किया, और करते रहेंगे। इस बीच अनुराग, ये देखा गया कि कई फूड डिलीवरी कंपनीज जो हैं, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में फूड डिलीवरी के अलावा एक ऑप्शनली कुरियर का भी काम शुरू कर दिया था। तो इससे काम की मौलिकता पे कुछ ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा। देखिए, ऐसा है कि जब कोविड का दौर था तो डिलीवरी हालांकि चालू थी, लेकिन लोग तो डरे हुए थे। शुरुआती दौर में तो अगर आपको याद होगा, लोग घरों पे भी खाना नहीं मंगा रहे थे, और वाजिब सा डर था कि पता नहीं जहां से आ रहा है वहां पे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि नहीं, टच पॉइंट्स बहुत होते हैं। तो ऐसे में अगर ये जो राइडर्स हैं, चाहे वो फूड एग्रीगेटर कोई भी हो, अब वो राइडर के लिए कुछ ना कुछ तो और करना जरूरी था। और इसीलिए शायद अगर खाना नहीं तो दवा सही, दवा नहीं राशन सही, राशन नहीं कुछ और सही। और ये बहुत ही अच्छी चीज थी, इससे दो फायदा था, ये लोगों का कारोबार चालू था, और दूसरा इससे लोगों को मदद भी तो मिलती थी। अगर अगर आज मैं घर से दवा ऑर्डर करना चाहता हूँ और वो बताएगा कि डिलीवरी 2 दिन बाद है, वर्सेस ज्यादा डिलीवरी बॉय है मुझे आज मिल जाता है, तो इससे लोगों का भी फायदा था। तो मेरे ख्याल से ये उस वक्त के लिए बड़ा ही बढ़िया डिसीजन था। कोई मौलिकता पे कोई असर नहीं पड़ता। बड़ी सीधी सी बात है, जब भी आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं एग्रीगेटर के थ्रू, तो आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं? आप ऑर्डर खाना कर रहे हैं, आप ऑर्डर कपड़ा कर रहे हैं, आप उसको कंज्यूम करते हैं। आप एग्रीगेटर को, प्लेटफॉर्म को या राइडर्स को नहीं करते हैं। इसलिए मौलिकता का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बंदा आज आपके घर में पास्ता लेके आ रहा है या कल आपके घर में दवा लेके आ रहा है, आप तो उसको वैसे देखेंगे ना। ये तो इसीलिए, क्योंकि आपको खाने से मतलब है, कौन लेके आ रहा है इससे विशेष मतलब नहीं है। आपको अपने कपड़े से मतलब है, कौन ला रहा है इससे थोड़ा ना मतलब है। कपड़ा कौन सा है, खाना कौन सा है, वो ज्यादा अहम है। बिकॉज ये एक एडेड एडवांटेज था, इसीलिए मैंने ये पूछने का सोचा कि ये होता है कि कंपनी के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब आप जोमेटो और दूसरे की कंपनीज आप बनाते हैं, तो उनका नहीं, एक तो अपना ये फंडा। आपको मैं एक आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं शिप्रा जी। ये जो राइडर्स होते हैं, ये इनके रोल्स पे नहीं होते हैं जोमेटो और स्विगी के। ये सब फ्रीलांसर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। उनको प्रति डिलीवरी का एक मुआवजा मिलता है, और आपने दिन में इतने सारे किए, महीने में इतने सारे किए, तो उसका बोनस मिलता है। ये लोग किसी के रोल्स पे नहीं होते हैं। हाँ,
फ्रीलांसर, ये बिल्कुल फ्रीलांसर होते हैं। अनुराग, एक थोड़ा इम्पोर्टेंट कह लो, थोड़ा मजेदार कह लो, ये क्वेश्चन ये है कि मैंने मतलब हमेशा ये बहुत सालों से इस चीज को गौर किया है, इसलिए मेरे मन में एक हमेशा क्वेश्चन था कि हम इंडियन रेस्टोरेंट्स में ऐसी डिशेस सर्व करते हैं जिनका कोर इंग्रेडिएंट जो होता है वो असल में भारत का हिस्सा नहीं होता है, और हम इंडिया में बैठ करके विदेशी नाम सुन करके उससे झट से चट कर जाते हैं, खा लेते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में भी क्या इंडियन जो डिशेस है उनकी ओरिजिनलिटी को वैसे ही रखा जाता है, या उसको रिक्रिएट करके पेश करना बहुत आसान होता है? देखिए, इसका जवाब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइन के साथ दूंगा। खाने की दो ही परिभाषा है, या तो वो स्वादिष्ट है या स्वादिष्ट नहीं है। और इसका फैसला कैसे होता है? जो जिस स्वाद के साथ में पला बढ़ा हूं उसके साथ कुछ मिले या उससे कुछ मिलता जुलता मिले तो मैं खुश रहूंगा। कुछ तबका होता है जो बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए विदेशी सब्जी को पकड़ ले, ब्रोकली, अभी मैं आपको ब्रोकली एक इटालियन तरीके से दे दूं शायद पसंद आए, मैं आपको जर्मन तरीके से दूं शायद पसंद नहीं आए, लेकिन उसी ब्रोकली का अगर मैं मलाई काली मिर्च टिक्का बना दूं तो आप बोलोगे ये तो बड़ा बढ़िया डिश है। क्यों? क्योंकि आपने एक फॉरेन इंग्रेडिएंट को इंडियन स्वाद के अनुरूप डाला है। विदेशों में भी ऐसा ही होता है। अगर आप देखेंगे, हम हल्दी दूध पीते थे तो लोग बोलते थे बहुत ही भारतीय है। आज आप अमेरिका जाइए, वहां पे टर्मरिक लाते के नाम से वही पिलाया जाता है। हाँ। तो ऐसे ही होता है अडॉप्शन। आखिर चिकन टिक्का फॉर एग्जाम्पल आज कहाँ नहीं यूज होता है। मैं फ्रांस में एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में था और उन्होंने चिकन टिक्का को यूज किया था एक कीश में, एक टोटली विदेशी डिश में उन्होंने चिकन टिक्का यूज किया था। मैंने एक बार एम्स्टर्डम में देखा था, उन्होंने बोला वी आर सर्विंग यू कॉलीफ्लावर स्टेक। तो मैं वैसे तो वेजिटेरियन ज्यादा नहीं खाता, लेकिन सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हमने मंगाया। मालूम है वो क्या डिश थी? हमारे उत्तर प्रदेश में एक मिलता है ना गोभी की चपली, वो गोभी को उबाल के उसको चपटा के तवे पे सेकते हैं, ये वही डिश थी। तो मैंने वो शेफ को बुलाया, मैंने बोला ये आइडिया आपको कैसे आया? वो बोला मैं जब अंदाज दिल्ली खुल रहा था तो मैं गया था, वहां किसी ने मुझे बताया, उसको मैंने वेस्टर्न सांचे में डाल दिया। तो ऐसे ही होता है। देखिए, आजकल बाउंड्री लेस हो गया है कलनरी वर्ल्ड, कोई बाउंड्रीज नहीं बचे। आज आप भारतीय टिक्के में चीज यूज करते हैं और लोग पास्ता में मछली भी यूज कर लेते हैं। सही। तो ये अब ऐसा ही हो गया है। अनुराग, अभी इस पूरे लॉकडाउन में लास्ट ईयर से चाहे पढ़ाई हो चाहे ऑफिस हो, वर्क फ्रॉम होम हो, सब कुछ अब बहुत ज्यादा डिजिटल हो चुका है। तो इस आपने भी देखा और हम सब ने देखा कि इस पूरे टाइम में लास्ट ईयर का जो लॉकडाउन था उसमें लोगों ने खाना बनाना, खाना सर्व करना और खाने को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। दो इस साल का लॉकडाउन थोड़ा ज्यादा डेंजरस था लोगों के लिए, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खाना खाने को लेकर के, कुकिंग को लेकर के अपना पूरा एक पैशन चेंज कर लिया और कुकिंग को ही लेकर के वो एंटरप्रेन्योर बन गए। तो आपकी रेस्टोरेंट एसोसिएशन इंडस्ट्री जो है वो कोई ऐसा डिजिटल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें घर बैठ करके जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कुछ नया सीख सकें, कैसे डाइनिंग के तरीके, फूड सर्विंग के तरीके, इस तरीके का कुछ नया तरीका जिससे लोग कुछ सीख सके और अपने घर पे, या जैसे रूफ डाइनिंग होती है या कुछ इस तरीके की, उसमें वो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सके। नहीं, देखिए, तो अव्वल तो NRAI जो एक बॉडी है वो ऐसे कोर्सेज नहीं करवाती है और हमने ऐसा किया नहीं है। दूसरी बात ये कि आज के इंटरनेट युग में इन चीजों के लिए आपको किसी क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, आपको बेहतर एक चीज मिल जाएंगे कि किस तरह से टेबल सेट किया जाता है। हाँ, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि ये जो एक लॉकडाउन का दौर आया तो कई लोगों के अंदर का शेफ जाग उठा। करेक्ट। जो लोग कभी सिर्फ अपने घर वालों को खाना बना के खिला के वेट करते थे थोड़ी तारीफ मिले, उन्होंने ये अपने दोस्तों को खिला के इसको एक व्यापार भी बना लिया। और ये शायद एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसका कारण आज एक बहुत बढ़िया है। अगर आप 10 वर्ष पहले चले जाएं तो आपकी रीच कहाँ थी, आप ग्राहक कहाँ से ढूंढते? आज आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है,
आप ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। ऑफकोर्स आप अपने नजदीकी जो दोस्त मित्र सोसाइटी वगैरह में करते हैं वो करते ही हैं। दूसरी परेशानी 10 साल पहले क्या थी, मैं खाना बना तो लूंगा या लूंगी, भेजूं कैसे। भेजो कैसे। आज ये थर्ड पार्टी डिलीवरी कंपनीज की वजह से ये बड़ा आसान हो गया है। मेरी बिल्डिंग में एक सज्जन है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काफी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट अब वो फुल टाइम बेकर है और बहुत ही उम्दा खाना बनाते हैं। और उन्होंने ये अच्छे से इसको समझ लिया कि ये कारोबार किया जा सकता है। सिर्फ यही एक बात होती है कि जब आपका कारोबार जो आपने घर से शुरू किया ना, जब ये बढ़ता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो भी लाइसेंसिंग के नॉर्म है या जो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो आप जरूर फॉलो करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये किसी के हेल्थ से खिलवाड़ अदरवाइज हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि मैंने 4 आदमी के लिए बिरयानी भेजी, पर कल जब वो 100 के लिए बनाना पड़े तो कई मापदंड बदल जाते हैं। तो मैं इतना ही मशवरा दूंगा, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी चीज है। खाना और खाना बनाना एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। हम सबके अंदर वो चाव होता है, कोई अच्छा बनाता है कोई नहीं बनाता है, और खाने में सभी माहिर होते हैं। तो अगर आपको उस मार्केट में उतरना है और आपके अंदर वो टैलेंट है तो व्हाई नॉट। आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी। मैं अभी आज के तारीख में अगर आपके घर पे 10 आदमी की पार्टी कर रही हो और आपको मालूम है आपकी कोई जान पहचान में कोई घर में केटरिंग कर सकते हैं, तो आप शायद उनको बुलाना पसंद करेंगे बनिस्पत की वो जो एक प्रोफेशनल केटरिंग कंपनी है, क्योंकि इसमें एक अपनापन होता है, एक नयापन भी होता है। देखिए कॉमर्शियल फूड और घर के खाने में फर्क तो है जी। हाँ, कभी कभी वो रिवर्स स्नॉबरी बेहतर होती है। रिवर्स स्नॉबरी वही होती है ना कि आज आई एम सर्विंग यू होम कुक्ड फूड। आजकल तो ये दौर आ गया, पहले तो सिर्फ घर का ही खाना होता था, कभी कभार शादी ब्याह में बाहर का खाना होता था। हाँ, पहले लोग शादी ब्याह का वेट करते थे कि कब शादियां आए सीजन और हम बाहर जाए, हम जैसे बाहर जाके खाना खाएं। अब तो उल्टा हो गया है, आज हर किसी के घर में महीने में 4 बार तो स्विगी जोमेटो आता ही है, आते ही है। हाँ, इससे दौर खाने बदल गया है और दौर के साथ हमें बदलना पड़ेगा। अच्छा, कुछ साल पहले इन हाउस डाइनिंग एक बहुत मजेदार चीज थी। लोग बाहर जब खाना खाने के लिए जाते थे तो घूमते भी थे, खाना भी खाते थे और हर तरीके से मजे लेते थे। बट अभी कोविड के टाइम में थोड़ा सा देश सहमा हुआ है, लोग सहमे हुए हैं, अभी थोड़ा बाहर जाने से कतरा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे कि अब वो बाहर निकलें और इन हाउस डाइनिंग का मजा लें? देखिए इसमें चंद बातें। सबसे पहले तो हर एक ग्राहक को भी हर एक को समझना पड़ेगा कि एक रेस्टोरेंट को कोविड प्रूफ रखना हम दोनों की साझा जिम्मेदारी है। हमने जिस दिन ये समझ लिया आधी परेशानी दूर हो गई। दूसरा है वैक्सीनेट कीजिए, और कोविड प्रोटोकॉल है, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो हाथ बार बार धोना हो या एक डिस्टेंस रखना हो, इसको फॉलो कीजिए। एज अ रेस्टोरेंट आपको क्या करना होगा, आप लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आप एक सेफ जगह में आ रहे हैं जहां पे आपको हॉस्पिटैलिटी का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि अस्पताल का। ठीक है, क्योंकि वो भी फिर आदमी एक्सपीरियंस चला जाता है ना। अगर हमने इतना सोच लिया तो फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज आपको ऑर्डर करने के लिए मेन्यू एक मल्टीपल टच पॉइंट होता है। आज आपको मेन्यू देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन में क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, मेन्यू आ गया, आप उसी से ऑर्डर भी कर दीजिए, आपका बड़ा टच पॉइंट निकल गया। जो भी आपका सामान आता है टेबल पे, क्रॉकरी कटलरी ग्लासवेयर, वो सब यूवी के थ्रू आता है, तो वो आपके लिए सेफ है। खाने में जो लोग हैं, इनफैक्ट शुरुआती दौर में मालूम है हम लोगों ने क्या किया था, मैं कोविड के बैच टेस्ट करवा के रिपोर्ट अपने फ्रंट ऑफिस पे, फ्रंट डेस्क पे लगा देता था कि आपको मालूम होना चाहिए ये 11 आदमी अभी काम कर रहे हैं और ये 11 का टेस्ट हुआ है, 14 दिन के अंदर हुआ है और ये सेफ है। देखिए अल्टीमेटली क्या है, मुझे विश्वास होना चाहिए एज अ ग्राहक कि मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरे सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। एक्सीडेंट फिर भी होते हैं। दूसरी तकलीफ कहाँ आती है, जब एक बार रेस्टोरेंट खुलता है तो लोग भी थोड़े बेखौफ हो जाते हैं, थोड़ा यार मास्क नहीं चाहिए, क्या 50% मैं लेके आया हूँ, फिर चिल्लाना गाना पीना, और 2-4 दिन के बाद तो वैसे भी थोड़ी सी आदतें बदल जाती हैं। तो ये वहां पे आपके एज अ कंज्यूमर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन चीजों का पालन करें, वरना ये दौर ऑफ लॉकिंग अनलॉकिंग चलता रहेगा और हम सारे बर्बाद हो जाएंगे।
तो इसको साझा जिम्मेदारी समझ के काम करें तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। देखिए शुरुआती दौर में तो क्या था, हमको यही नहीं मालूम था कि परेशानी कैसे सॉल्व होगी। आज हमें ये तरीका तो मालूम है, प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है, वैक्सीनेशन लेना है, और आप इतना करिए तो सब ठीक रहेगा। इनफैक्ट और लास्ट जहां तक मौका मिले, जहां मौसम माकूल हो, वहां बाहर बैठिए, रेस्टोरेंट के अंदर मत बैठिए, ओपन एरिया में बैठिए, तो बेहतर है। हाँ, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगी और आप सेफ ही रहोगे। जी जी जी। इनफैक्ट लास्ट लॉकडाउन में मैंने ये देखा था कि जो फूड डिलीवरी थी वो पूरे अपने शबाब पे थी। लोगों ने फूड, और मैंने देख रखा था कि फूड ऑर्डर्स करना लोगों ने रोका नहीं था, चाहे वो सारी सेफ्टी नॉर्म्स ले रहे थे। इस साल थोड़ा कम था, बट लास्ट ईयर तो अच्छा खासा मैंने देखा था कि लोग फूड डिलीवरी दे ही रहे थे घर पे। नहीं, इस बार अच्छा, तो बीमारी थोड़ा सबके घर के करीब आ गई थी, इससे डर भी बहुत ज्यादा था। हाँ, डर ज्यादा था। अनुराग, एक भारतीयता को लेकर के आई वुड से कि एक क्वेश्चन है कि हम लोग वर्ड सुनते हैं जैसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अमेरिकन लंच, इस तरीके का। तो क्या इंडिया का कोई वन टाइम कुजीन ऐसा है जिसपे एक पूरा नाम का ठप्पा हो? मतलब होने को तो इंडिया में अलग अलग टाइम पे हर टाइम पे आप हर कंट्रीज पे है कि आप अलग अलग टाइम पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, बट कुछ एक ऐसा कुजीन जिसका एक इंडिया के नाम का ठप्पा हो और लोग बोले कि हाँ जी, ये कुछ इंडियन नाम से आप इसको जान सकते हो। देखिए है तो कई एक चीजें, पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें शिप्रा, कि हिंदुस्तान कल्नरली स्पीकिंग एक देश नहीं है, इट इज एन अमलगमेशन ऑफ मेनी नेशन। मतलब हमारे यहाँ जितनी विविधता है, इतनी तो पूरे यूरोप में मिला के नहीं है जितना हमारे एक देश में है। आप कश्मीर से केरला जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, आप देखिए खाने में क्या चीजें नहीं होती हैं। हाँ। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 3 चीजों के अंदर में ये काबिलियत है कि वो एक नेशनल डिश बन के उभरे। सबसे पहले जो मेरे जहन में आता है वो है भारतीय चाट। हाँ। जो चाट होता है हिंदुस्तान के हर तबके में मिलता है, थोड़ा थोड़ा स्वाद में फर्क है, तो वो अपने आप में एक पहचान बन सकता है। दूसरा जो जहन में आता है वो है खिचड़ी। खिचड़ी को मैं भारत का सुपर फूड बोलता हूँ। खिचड़ी इज अ सुपर फूड। हम लोगों ने भले ही उसकी थोड़ी अहमियत कम कर रखी है, कोई बीमार है तो खिचड़ी दे दो, लेकिन खिचड़ी अपने आप में एक बड़ा सुपर फूड है, और वो डेफिनेटली मादा रखता है टू बिकम लाइक एक इंडिया की पहचान। और तीसरी जो कहीं नहीं होता है वो है हमारी थाली। ये हिंदुस्तान ही है जहां एक थाली परोसी जाती है जिसके अंदर 36 प्रकार के व्यंजन होते हैं। बाकी जो अमेरिकी और यूरोपियन लोग हैं वो तो एक प्लेट पे 3 डिश आ जाए, 3 को खाते खाते वो खत्म हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से थाली, खिचड़ी और चाट, ये 3 चीजों के अंदर ये काबिलियत है कि ये भारत के खाने के प्रतीक बन जाए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली हमारी एक बार भारत सरकार से बात चल रही थी कि हम कैसे खाने को टूरिज्म लाने का सबसे बड़ा जरिया बना सकते हैं। देखिए हम कभी भी ट्रैवल करते हैं तो खाना एक बड़ा अहम हिस्सा होता है, चाहे आप दूसरे शहर जा रहे हो या दूसरे देश। अब आप सोचो, अगर आपने टूरिज्म पूरी बेस कर दी ऑन द वास्टनेस ऑफ इंडियन फूड, आप कितना बड़ा गेम कर सकते हो। जी। और इसके बारे में बातचीत हुई थी, अनफॉर्चुनेटली फिर कोविड आ गया और चीजें थोड़ी ताक पे चली गई थी, वरना हमने इसके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत करी थी कि वी विल यूज फूड एज द मैग्नेट टू गेट टूरिज्म इनटू इंडिया। इस पे मैं थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा रेगुलर जो ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम है थोड़ी लंबी दूरी के लिए, ट्रेन, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आज भी खाना वो उसका नहीं मिलता है, उस स्टैंडर्ड का नहीं मिलता है। लोग पे तो करते हैं बट खाने की कोई क्वालिटी नहीं होती है। तो मुझे लगता है इस पे भी थोड़ा सा सीरियसली काम किया जाना चाहिए, क्योंकि लंबी जर्नी में लोग खाना लाते नहीं है आजकल। देखिए अगर आप किसी को खाने का लालच देके अपने घर बुला रहे हो तो उसको तो भाई हर मोड़ पे अच्छा खाना मिलना चाहिए, चाहे वो चौक पे खा रहा हो, ट्रेन में खा रहा हो या फ्लाइट में खा रहा हो। जी। तो ये तो मैं आपसे इस बात से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि ये ना एक आम आदमी की समस्या है कि आप ट्रेन पे जाते हैं और घर का खाना ले जाते हैं, वो एक जरूरत है अभी कोविड के हिसाब से। अदरवाइज लंबी जर्नी में लोग यही सोचते हैं, जैसे आप दिल्ली से अगर साउथ को ट्रेवल कर रहे हैं तो इतना लंबी दूरी के लिए तो आप खाना कितना बना सकते हो।
तो ट्रेन में खाना अच्छा मिलना बहुत जरूरी है इस उद्देश्य से ना। वैसे मैं आपको बता दूं, बचपन में जब मैं कभी ट्रेन में सफर करता था तो आई यूज टू लुक फॉरवर्ड घर की बनी हुई पूरी सब्जी ले जाने का। करेक्ट, हाँ वो होता ही था, हम भी आई यूज ऐसे टू ही लुक करते थे। फॉरवर्ड, क्योंकि कि वो पूरी सब्जी जाएगी और उसको हम बचा बचा के 2 शाम तो चला ही लेते थे। हाँ हाँ हाँ, ये होता था। उसके साथ आप कुछ मीठी की कुछ डिश रख लो, उस तरीके से लोग करते थे हाँ अभी भी। अभी तो कोविड के कारण लोगों ने घर से खाना ले जाना शुरू कर दिया है, बट कोर जी क्वेश्चन वही है जी। कि खाने का नहीं, स्टैंडर्ड होना चाहिए। प्रभावित आई हो रहा है। एग्री विद यू कि अगर आप ट्रेन को, एक ट्रेन बहुत ही एक महत्वपूर्ण जरिया है ट्रैवल करने का, तो वहां पे खाने को तो बेहतर करना बिल्कुल बनता है। हालांकि मैंने सुना है कुछ एक ट्रेनों में आजकल काफी अच्छा भोजन मिलता है, खासकर जो स्पेशल ट्रेन वगैरह बने हैं वहां पे शायद खाने का स्तर काफी सुधरा है। मेरा व्यक्तिगत तो कोई उसके बारे में एक्सपीरियंस अभी नहीं है, काफी वक्त हो हम्म। गया, जी। लेकिन मैंने सुना है कि चीजें बेहतर हो रही हैं। हम्म। अच्छा। अनुराग, क्वेश्चन आगे ये भी है कि ये बहुत मूल क्वेश्चन है मुझे लगता है इंडिया के लोगों के लिए, इसलिए ये पूछना भी थोड़ा जरूरी है और आपका संदेश लोगों तक जाना जरूरी है कि हॉस्पिटैलिटी इस देश की जड़ों में है। हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, जब अतिथि को बुलाते हैं या अतिथि आते हैं तो उनको मन से खुश करा जाता है। वो मन से खुश करने में एक आपका स्वभाव होता है, दूसरा आपका एक भोजन होता है जो आप परोसते हैं। बट अब जी धीरे धीरे इतना मॉडर्न जमाना हो गया है, टाइम की कमी हो गई है कि लोग एक दूसरे को घर पे खाना खिलाने से थोड़ा कतराने लग गए हैं। बड़े शहरों में फिर भी पार्टीज के नाम पे लोग आ जाते हैं, इन घर के अंदर की पार्टीज जो लोग करते हैं, बट ऐसे अमूमन ये देखा जाता है कि लोग लोगों को घर पे खाना खिलाने से कतराते हैं, बुलाने से कतराते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे में आप इन लोगों को क्या संदेश दोगे कि हॉस्पिटैलिटी हमारे देश से खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होटल में जाकर के आप खाते हैं, प्यार बढ़ाते हैं, बट साथ साथ में वहां बिल भी बढ़ता है, ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए लोगों को। नहीं, मैं तो इसके आगे बोलूंगा, बिल तो एक अलग वाकया है जी। कि लोगों नहीं, जो ये तो अफोर्ड एक कर सकते हैं जाते हैं। सच्चाई है। हाँ, एक कहने की बात है, लेकिन हाँ। अगर आप सच्चाई देखें तो यार फैक्ट तो यही है कि हॉस्पिटैलिटी तो हमारे रग रग में है। जी। मुझे याद है बचपन में हमने यही देखा था कि घर में कोई किसी भी वक्त आ जाए, हम्म। कुछ नहीं तो पूरी और आलू का भुजिया तो बन ही जाता था हमेशा बन जाती थी खाने जी। के लिए, हमेशा बन जाता था। क्यों? हम्म। आओ भगत के कई सारी चीजें होती थी कि भाई एक काम करो, घर में अंडा भी नहीं है और रात को मिलेगा नहीं, तो मेहमान को पहले तो तुम लोग कल खा लेना, कल खा ऐसे ही लेना। होता था। जी। और आई थिंक ये हॉस्पिटैलिटी की भावना अगर लोगों के मन से जा रही है तो ये थोड़ा दुर्भाग्य पूर्ण है जी। बदलाव है। मेरे ख्याल से ये बदलाव अच्छा तो नहीं है, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी आपके दिल में होनी चाहिए। देखिए, जी। रेस्टोरेंट एक जरिया है आपको अपने हॉस्पिटैलिटी को एक थोड़ा ज्यादा ऑस्टेंटेशियसली एक्सप्रेस करने का, जी। पर हॉस्पिटैलिटी दिल से आती है। जी। वो दिल की हॉस्पिटैलिटी जानी नहीं चाहिए। मुझे आज भी कोई बोले कि मेरे घर पे आओ, हम रात को घर पे कोई अपने जिस भी क्षेत्र से वो आते हैं वहां का कुछ भोजन बनाएंगे, वर्सेस रेस्टोरेंट में आओ, मैं तो हमेशा ही बोलूंगा घर पे आऊंगा। घर पे आओ। एंड आई थिंक वो ये अगर लोगों के, मैं तो नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा निकल रहा है। हाँ, ये हो गया है कि अभी दोनों पार्टनर्स वर्क करते हैं तो उनको हम्म। ये एक बोझ लगता है टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। पर हम्म। मेरे ख्याल से जिस दिन हॉस्पिटैलिटी बोझ बन गई तो आपको लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे वो और अगर बोझ नहीं और अगर बोझ नहीं है तो घर पे बुलाने से बेहतर कोई काम नहीं है। अगर आप आज मुझे कोई बुलाता है और बोलता है कम होम फॉर अ डिनर वर्सेस लेट्स मीट एट ताज फॉर अ डिनर, मैं हमेशा उनके घर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां आत्मीयता होती है जो एक होटल में कभी नहीं हो सकती। कभी नहीं होती है। तो आपको होटल में स्पेशल फील कराया जाता है, दैट्स एन अनदर एस्पेक्ट, बट घर की बात अलग होती है, क्योंकि आप आराम से होते हो, मजे से होते हो, हंस भी रहे होते हैं, बात भी दोनों कर रहे होते दोनों हैं। का अपना अपना महत्व है, दोनों का महत्व है। मैं तो हम्म। बात कर रहा था जो इनर हॉस्पिटैलिटी होती है, करेक्ट, हाँ। वो एक्सप्रेस करने के लिए घर बेहतर एक प्लेटफॉर्म है देन प्लेटफॉर्म अ है। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट हम्म। की अलग हॉस्पिटैलिटी होती है। अगर हम्म। अगर मेरे बच्चे का कोई बड़ा ओकेजन है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ऐसे जगह ले जाऊं जहाँ पे थोड़ा तड़क भड़क हो। हम्म। पर अगर मुझे चंद दोस्तों का घर को मिलना है तो मैं घर में बुलाना पसंद करूंगा, क्योंकि एक बड़ी चीज होती है आप घर में जिस हिसाब से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर हम्म। सकते हैं,
वो किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं, क्योंकि वहां पे आप हर एक चीज को नाप तोल के देखते हैं, मैं ऐसे बैठ सकती हूँ कि नहीं, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं। घर पे ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं, इसलिए वो आत्मीयता के लिहाज से घर पे बुलाना हमेशा बेहतर है। क्योंकि ये ना, मुझे ये क्वेश्चन काफी दिनों से एक चीज कर रहा था कि लोग धीरे धीरे लोग को अब जो है घर पे बुलाना कम कर दे, चाहे मर्ज कुछ भी हो, बीमारी हो, या आपका काम का प्रेशर ज्यादा हो। तो ये पूछना मेरे लिए जरूरी था कि इस इंडस्ट्री के लोगों का इस बारे में क्या संदेश होगा कि लोग थोड़ा उससे प्रभावित हो। अनुराग, नहीं, जाते बिल्कुल जाते। बिल्कुल। जी जी, प्लीज। नहीं, मैं कह रहा था, बिल्कुल आप सत्य कह रही है कि देखिए, अगर अगर आप मुझसे बोलेंगे तो अगर आप मुझे बुलाना चाहेंगे तो मैं घर में आना पसंद करूंगा बनस्पति के एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। जी। तब आपकी हॉस्पिटैलिटी झलकती है, जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट वालों की हॉस्पिटैलिटी झलकती है। जी जी जी। अब तय आपको करना है, आपको क्या दिखाना है। अनुराग, आप जब काम नहीं कर रहे होते तो क्या करते हो? कहाँ जाके खाना पसंद करते हो? किस तरीके का मनोरंजन पसंद करते हो? फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते मुझे अगर अपने आप पे छोड़ दिया जाए तो मुझे काफी तरह की किताबें पढ़ने का शौक है। तो मेरे घर की जो स्टडी है वो मेरा den है, मैं वहां बैठता हूँ। परिवार के साथ तो मैं सिर्फ गपशप भी करते हुए पूरा दिन निकाल सकता हूँ, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। हम लोग सब खाने के शौकीन हैं, तो और अब ज्यादातर खाना कहाँ खाना है ये तो बच्चे डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। बट अगर मेरे घर का पूछे तो ज्यादातर आजकल एशियन और वेस्टर्न फूड पे ही ज्यादा गौर होता है। और इसके अलावा हम लोग एज अ परिवार हमें घूमना बहुत पसंद है। हालांकि 2 साल से हमने 1.5 साल से एक भी हॉलीडे नहीं ली है। अदरवाइज हम साल में 1-2 बार कहीं ना कहीं जरूर घूमने जाते हैं, बिकॉज मेरा मानना है जितनी नए नए जगहों में जाओगे, नए शहरों को देखोगे, उतना ज्यादा आपका एक एक्सपोजर बढ़ता है, आपको सीखने को मिलता है। तो यही है, बाकी हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। और जाते जाते अपने जो आपके जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, वहाँ के लोगों के लिए भी क्या संदेश देंगे? वहाँ की कुछ यात्रा के बारे में भी आप हम लोगों को बता जाइए। तो मैंने अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई 89 से 92 तक IHM अहमदाबाद में की थी, और आज भी उसकी यादें बहुत ही ताजा हैं। मेरे लिए अभी एक वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड वाज जब अभी करीब 1 महीने पहले मेरे एक रेस्टोरेंट को वर्ल्ड के टॉप 50 फूड प्लेसेस में गिनती हुई। भारत से अकेला था, एशिया से सिर्फ 3 लोगों में था। और उस दिन मेरे तब के प्रिंसिपल साहब थे, नासिर महमूद रफीक साहब, उन्होंने मुझे फोन करके बोला, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड शायद इससे बड़ी बात एक विद्यार्थी के लिए कभी नहीं हो सकती कि जो आपके लिए एक रोल मॉडल थे, एक हीरो थे, वो आपको 30 साल के बाद फोन करके बोलते हैं बहुत बढ़िया लगा देखकर कि आपने ये हासिल किया। तो बाकी तो मैं यही कहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके पीछे वो जो नींव है वो उसी IHM अहमदाबाद के कैंपस में ही रखी गई थी। उसके बाद हम सब अपने अपने, और अच्छी बात यह है कि आजकल व्हाट्सएप के युग में उन दोस्तों के साथ आज भी एक कनेक्शन बना हुआ है, और कभी कभी हम भी अपने बचपने को याद कर लेते हैं। That's wonderful. अनुराग, इसी तरीके से मुझे लगता है कि बीच बीच पे हमारी बात होती रहनी चाहिए, जिससे हम लोगों को बता सके कि होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ रही है और लोगों के लिए कितना इजीली एक्सेसिबल होता जा रहा है वहां जाना, खाना। और अब इस कोविड से डर के रहने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बशर्ते आप अपने जो भी आपने कोविड से रिलेटेड प्रिकॉशंस ले लें। तो आप जाते जाते हमारे पाठकों को, दर्शकों को क्या संदेश देते रहेंगे? सावधानी बरतिए, और जो एक आम जिंदगी होती है, नॉर्मल जिंदगी है, उसके तरफ बढ़िए। आप ये मान लीजिए आपको मास्क लगाना है, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, थोड़ा बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। आप इन 3 चीजों का ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करा लें, अपने आप जिंदगी में आपके नॉर्मलसी वापस आ जाएगी। और शायद हम सब दिल से कहीं ना कहीं उसी का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अनुराग, आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम हम लोग को देने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताने के लिए, हॉस्पिटैलिटी से लेकर के
जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसके बारे में आपने जो हम लोगों को बताया कंचन कलाकारी की ओर से आपको बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी कोविड में वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग रखिए जैसे हम सभी रख रहे हैं, और अपने जी, जीवन का आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच अनुराग। धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए, और थैंक्स। आशा करता हूँ कि हमारी बातचीत लोगों को पसंद आएगी। जी जी, धन्यवाद। श्योर श्योर, जरूर। कंचन कलाकारी के शो में आज के लिए इतना ही। कंचन कलाकारी के चैनल, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस पे अपने कमेंट्स दीजिए। हमेशा की तरह एक सोशल डिस्टेंसिंग रखिए जिसका मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ। और हमें बीच बीच में अपने सुझाव देते रहिए कि आपको क्या देखने का मन है, आप कैसे लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन लोगों तक पहुंचे, बहुत नॉर्मल कॉमन बातें आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप लोग भी समझ पाए कि हर नई इंडस्ट्री आपको क्या सिखाती है, और आप उससे, आपको भी पता चलेगा कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कंटेंट कलाकारी की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिप्रा आज आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार। थैंक यू।